साधु ने रानी को यह भी समझाया था कि अगर वह राजा को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है तो उसे एक विशेष तंत्र मंत्र का पालन करना होगा, जिसमें राजा का आत्मा रानी और साधु के अधीन आ जाएगा। यह तंत्र रानी को राजकाज की पूरी शक्ति दे देगा। रानी, जो अब अपने विश्वास में पूरी तरह से साधु के साथ थी, अब दोनों इस आश्रम में रहने लगे थे और वह अब तंत्र शुरू करने को तैयार थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य के बारे में अब एक और सत्य सामने आया जो सभी को चौंका देने वाला था। राजा ने अपने मंत्री महेश्वर से कहा, महेश्वर, मेरे जीवन की अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह साजिश तुम्हारे सामने पूरी तरह से सामने आए और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वह उठाओ। राजा विक्रमादित्य ने अपनी आखिरी शक्ति से महेश्वर को आदेश दिया कि वह साधु और रानी की साजिश को उजागर करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। मंत्री महेश्वर ने साधु के जाल को तोड़ने की ठानी। साधु अंबिकानंद से कोई संबंध नहीं, बल्कि सिर्फ साधु के साथ ही एक नई शक्ति का आभास हो रहा था। एक दिन साधु ने रानी से कहा, तुम्हारी शक्ति को अब और अधिक बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हारा जीवन अब केवल मेरा ही है और हमारे बीच एक और संबंध बनना चाहिए। रानी, जो साधु की बातों और शक्तियों से पूरी तरह घिरी हुई थी, उसकी बातों में आ गई। साधु ने रानी से कहा कि यह गर्भवती होना ही हमारी योजना का हिस्सा है, ताकि उनके रिश्ते को और भी पवित्र पत्र किया जा सके और वह राजा की शक्ति से भी ऊपर उठ सके। साधु ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों का उपयोग करके रानी को गर्भवती कर दिया, जिससे उनका संबंध और गहरा हो गया। रानी को अब यह यकीन था कि साधु का बच्चा न केवल दिव्य होगा, बल्कि वह अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए राजा विक्रमादित्य से भी अधिक ताकतवर होगा। इस योजना के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी मित्रों, जिसमें साधु और रानी दोनों ही राजा को हराने के बाद अपने बच्चे को राज्य का अगला शासक बनाना चाहते थे। राजा विक्रमादित्य, जो अब कमजोर और बीमार हो चुके थे, धीरे धीरे महसूस करने लगे कि रानी का व्यवहार पहले से ही बदल चुका था। राजा को यह भी आभास हुआ कि रानी के अंदर कोई गहरी चिंता और चालाकी छिपी हुई थी। एक दिन राजा ने अपने मंत्री महेश्वर से कहा, महेश्वर, मुझे लगता है कि रानी मुझसे कुछ छिपा रही है। मैं यह नहीं जान पा रहा कि वह क्यों बदल गई है, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि वह साधु अंबिकानंद के साथ कुछ गहरे संबंध में है। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। रानी और साधु के बीच एक गुप्त संबंध है और अब यह बात और भी बढ़ गई है। रानी साधु से गर्भवती हो चुकी है और यह सब कुछ उसी की साजिश का हिस्सा है। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर जोर का झटका लगा। वह यह समझ गए थे कि रानी और साधु के बीच कुछ बड़ा चल रहा है और अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह कोई बड़े कदम नहीं उठा पा रहे थे। राजमहल में कुछ लोग अब रानी और साधु की गतिविधियों के बारे में जानने लगे थे। एक गुप्तचर, जो महल के भीतर हमेशा छुपकर काम करता था, गुप्तचर ने एक दिन रानी और साधु की एक मुलाकात को देखा। गुप्तचर ने रानी और साधु को एकांत में बात करते हुए सुना। वे दोनों एक साथ बैठकर अपने भविष्य के बारे में योजना बना रहे थे, जिसमें रानी के गर्भवती होने का मुद्दा प्रमुख था। गुप्तचर ने जो सुना उसे वह तुरंत महेश्वर ने सूचित करने के लिए महल में भेज दिया। महेश्वर ने उस सूचना को राजा विक्रमादित्य तक पहुंचाया और राजा को पूरी सच्चाई का पता चला। गुप्तचर ने राजा से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि रानी और साधु का एक गुप्त संबंध है और रानी अब साधु से गर्भवती हो चुकी है। यह बच्चा केवल साधु का नहीं, बल्कि राज्य की सत्ता और शक्ति का प्रतीक बनेगा। राजा विक्रमादित्य अब पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह इस हालात को सहन नहीं कर पा रहे थे। राजा विक्रमादित्य के दिल में अब केवल एक ख्याल था, क्या वह अपने राज्य को फिर से उसी तरीके से संभाल पाएंगे जैसे पहले करते थे। लेकिन राजा का संदेह अब पूरी तरह से सही साबित हो चुका था। राजा विक्रमादित्य, जो अब पूरी तरह से अपने राज्य और अपनी पत्नी की साजिश के बारे में जान चुके थे, राजा ने इस जानकारी को अपने दिल में छिपा रखा। वह यह नहीं चाहते थे कि प्रजा और महल के अन्य लोग इस सच्चाई को जानें, क्योंकि इससे राज्य में अराजकता फैल सकती थी। लेकिन राजा अब एक विकल्प तलाशने में जुट गए थे, क्योंकि वह यह समझ चुके थे
कि रानी और साधु की साजिश इतनी जटिल हो चुकी थी कि उन्हें अपनी शक्ति का एक और रूप अपनाना था। महेश्वर, जो राजा के सबसे विश्वास पात्र मंत्री थे, उसने अब अपनी योजना बनाई। वह राजा को सलाह देने के लिए आगे आए और कहा, महाराज, आपको अब जल्द से जल्द एक मजबूत कदम उठाना होगा। रानी और साधु की चालाकियां को खत्म करने के लिए हमें उन्हें गुप्त तरीके से नष्ट करना होगा। महेश्वर ने राजा से कहा, महाराज, हमें रानी और साधु की बातों को प्रकट करने के लिए किसी को महल के भीतर भेजना होगा, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उन दोनों की साजिश से अनजान हों। हमें उनके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए यह कदम उठाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने महेश्वर की बातों को सुना और उनकी योजना को स्वीकार कर लिया। अब महेश्वर ने महल के अंदर एक और गुप्तचर तैनात किया, जो रानी और साधु की गतिविधियों पर निगरानी रखेगा। उधर साधु अंबिकानंद की साजिश अब और भी गहरी हो चुकी थी। रानी ने अपने गर्भवती होने की बात साधु से बार बार छिपाई नहीं, बल्कि वह इसे एक प्रतीक मानने लगी कि वह सत्ता की उच्चतम कुर्सी तक पहुंचने वाली है। साधु ने उसे और भरोसा दिलाया कि उनका बच्चा सिर्फ उनका नहीं, बल्कि इस राज्य का भविष्य होगा। वह दोनों अब मिलकर राज्य पर कब्जा करने के लिए और भी घातक कदम उठाने की योजना बना रहे थे। साधु ने रानी से कहा, तुम्हारा बच्चा हमारे साम्राज्य का भविष्य होगा। हम मिलकर इस राज्य पर राज्य करेंगे और राजा विक्रमादित्य को भूल जाओ। रानी ने साधु के शब्दों में विश्वास किया और उसे अपने दिल से अपना मार्गदर्शक मान लिया। गुप्तचर, जो महल के भीतर छुपकर रानी और साधु की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, गुप्तचर ने अब एक और महत्वपूर्ण सूचना मंत्री महेश्वर को दी। उसने बताया कि रानी और साधु ने एक गुप्त बैठक की थी, जिसमें दोनों ने मिलकर राजा को पूरी तरह से नष्ट करने और राज्य पर अपना शासन स्थापित करने की योजना बनाई थी। गुप्तचर ने यह भी बताया कि रानी ने साधु से कहा था कि अगर राजा विक्रमादित्य अब भी जिंदा रहेगा तो वह उसकी शक्ति के खिलाफ एक चुनौती बनेगा। महेश्वर ने राजा विक्रमादित्य को इन सब की जानकारी दी